हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इकोनॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। हम अपना फर्स्ट लेक्चर करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप हमारे आपको इसकी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी, आपको क्या करना है, जो लास्ट ईयर मैंने सीरीज करवाई थी उसके साथ ही चलना है। उसमें भी 6 लेक्चर करवाए थे, तो उसका फर्स्ट लेक्चर के साथ आपको फर्स्ट लेक्चर हमारा अब का देखना है, और लास्ट ईयर के ही जो सेकेंड लेक्चर है उसके साथ आपको सेकेंड लेक्चर देखना है। या तो आप पहले ये देख लो, उसके बाद वो देखना है, या फिर वो देख लो उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी है वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी आर करेक्ट? किस ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो पहले क्या था ना, ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी से पहले ये जो ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी आती है HELP में। ठीक है, ये किस में आती है? HELP में। HELP क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। और इससे पहले थी एक NELP। ठीक है, एक थी NELP। और जो ये NELP थी ना, इसमें जो लाइसेंस थे ना वो अलग अलग सेपरेट लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाती थी। ऑयल गैस, कोल बेड, मीथेन गैस वगैरह के लिए हर एक के लिए सेपरेट पॉलिसीज थी, सेपरेट वो प्रोवाइड की जाती थी। क्या लाइसेंस? सेपरेट लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन जब हेल्प आया, ठीक है, जब हेल्प आया, हेल्प कब आया है, कब कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके अंदर एक है ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें क्या है? यूनिफॉर्म लाइसेंस है सारे हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लाइसेंस ही है। सेकेंड है प्राइवेट प्लेयर्स आर अलाउड टू कार्व आउट एरिया दैट दे वांट टू एक्सप्लोर एंड ऑयल एंड गैस इन। देखो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया, वो जो एरिया चाहे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहाँ से देख के? एक रिपोजिटरी बनाई गई है, नेशनल डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड डेटा रिपोजिटरी है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन डेटा है उसमें, टोटल इंडिया में जहाँ जहाँ भी प्लेसेस हैं वहाँ का। तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, नेशनल डेटा रिपोजिटरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर अपने जो भी है कॉम्पिटिटिव जहाँ पे बिल्डिंग होती है वहाँ पे वो उसको अपने शेयर को डाल सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सबसे अच्छा शेयर दे रहा होगा वो उसको वो ब्लॉक दे दिया जाएगा, जो भी वो ब्लॉक सेलेक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जिसमें शेयर मिल रहा होगा तो वो शेयर उसको दे दिया जाएगा। तो यस, प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो अपना एरिया खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट ही ब्लॉक्स को सिलेक्ट करती थी और फिर वो खुद ही बिडिंग निकालती थी और किसी भी प्राइवेट प्लेयर को कोई भी ब्लॉक दे देती थी। ठीक है, तो ये होता था। लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर्स अपने जो ब्लॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है इट इज़ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यस, ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने बता दिया यूनिफॉर्म लाइसेंस है। और पहले क्या होता था ना, देखो पहले जो NELP थी उसमें एक गोल्ड प्लेटिंग चलती थी, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके बता दिया जाता था। देखो पहले ये जो नेल्प थी ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग थी। गवर्नमेंट को क्या मिलता था? प्रॉफिट शेयरिंग होती थी उसमें। लेकिन जो हेल्प है इसमें क्या होती है? रिवेन्यू शेयरिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है? रिवेन्यू शेयरिंग होती है इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे नेल्प में एक वो होती थी, एक रॉन्ग प्रैक्टिस यूज होती है जिसको बोलते थे गोल्ड प्लेटिंग।
गोल्ड प्लेटिंग मतलब प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दिया जाता था कि गवर्नमेंट को मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट दिखाया जाता था कि हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो इसके कारण गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने हेल्प जो शुरू किया 2016 में, वो क्या है, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे बेस है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग बेस पे, क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग में प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दिया जाता था, तो इससे क्या होता था, गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो कम होती थी। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी हैंडलिंग में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने किस में आ गया, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल में आ गई। ठीक है, और जो भी लॉयल्टीज़ हैं, जो भी अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कि रिवेन्यू शेयरिंग में गवर्नमेंट को इतना शेयर देना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज और अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज सबको मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन का वो ले सकते हैं। ये जो 2016 में जो हेल्प लॉन्च की गई ना, ये गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम का पार्ट थी। मतलब 2016 के आसपास गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि हमें क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है हमारे ऑयल एंड गैस आउटपुट को। ऑयल एंड गैस आउटपुट को हमें डबल करना है, कब तक, जब तक हमारी फार्मर इनकम डबल होनी थी। 2022-23 तक हमें ऑयल एंड गैस आउटपुट को क्या करना था, डबल करना था। इसीलिए गवर्नमेंट ने हेल्प जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ना तो ये डबल हुआ और ना ही क्या डबल हुआ। तो ये देखो, ये ऑयल एंड गैस के ना जो फैक्ट्स होंगे ना, कि मतलब 2016 में कितना था गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था और अभी कितना है। ठीक है, तो उसका थोड़ा कंपेयर कर लेना, क्योंकि 2022-23 में हमें क्या करना था, डबल करना था, लेकिन वो हुआ नहीं। वैसे ही एग्रीकल्चर के इनकम का था कि भाई हम जो फार्मर है उसकी इनकम डबल कर देंगे, वो भी नहीं हुई। तो वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं हुई, मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, ये थी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, एमएसपी के बारे में हमें बताना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट इज द प्राइस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल्स इन प्राइस ड्यूरिंग द बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स। ये बोल रहा है ये प्राइस फिक्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल्स। देखो, सबसे पहले तो ये जो एमएसपी है ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स ही नहीं करती है। अगर एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती तो इतना बड़ा जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी कौन फिक्स करता है, सेंटर फिक्स करता है। और सेंटर में भी एमएसपी को कौन फिक्स करता है, रिकमेंड कौन करता है कि ये एमएसपी होना चाहिए, वो है सीएसीपी। कौन है ये, सीएसीपी। सीएसीपी क्या होता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या होता है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये है सीएसीपी, जो रिकमेंड करता है किसको, एमएसपी को, कि इन चीज़ों का वो एमएसपी होना चाहिए। और मेन इम्प्लीमेंट कौन करता है, मतलब मेन अप्रूव कौन करता है कि यस ये हो गया है, तो वो लास्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, याद रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अप्रूव करती है। फाइनल डिसीजन एमएसपी पे सीसीईए लेती है, और जो रिकमेंड करती है वो कौन है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। और करंटली 24 कमोडिटीज़ के लिए जो एमएसपी है वो क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट इज अनाउंस जस्ट आफ्टर द सोइंग सीजन फॉर सर्टेन क्रॉप। देखो, जस्ट आफ्टर, देखो याद रखना, जो सोइंग सीजन से पहले ही, जस्ट बिफोर। ठीक है ना, याद रखना, जस्ट आफ्टर नहीं, जस्ट बिफोर सोइंग सीजन जो है कुछ क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी है वो अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि जो फार्मर्स हैं वो जो सोच समझ के डिसीजन ले सकें कि उनको कौन सी क्रॉप उगानी है। ठीक है, तो सोइंग सीजन से पहले ही वो किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट इज अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। तो ये बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के रिकमेंडेशन पे ये अनाउंस किया जाता है। अभी बताया किसके रिकमेंडेशन पे अनाउंस किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है हमारा, क्या बोल रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो क्या होगी, नन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा, इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा डी। तो 52 का आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। सेक्टोरल पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। देखो सेक्टोरल पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी के बारे में हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, एट प्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। एट प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है कमर्शियल एनर्जी का इंडिया में, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी रॉन्ग है। देखो मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो सेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो 1950s, ठीक है, यहाँ पे 1970s, यहाँ पे 1990s और यहाँ पे लिख सकते हो 2017-18, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप का आ जाएगा, सबसे पहले है हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद है आपका एग्री सेक्टर, उसके बाद है आपका इंडस्ट्री सेक्टर और उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे इनका जो सेक्टोरल परसेंटेज है वो कैसे बढ़ेगा वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है 10%, 12%, 12, 24। फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में 1, 3, 8, 18। ठीक है, देखो हाउसिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हाउसिंग में बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में 40, 50, 45, 42। तो देखो एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, एक बार बढ़ा फिर घट रहा है। तो 1970 से क्या हो रहा है, ये थोड़ा घट ही रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1970 से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है 44, 28, 22 और 10। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सेक्टोरल परसेंटेज है हमारी कमर्शियल एनर्जी में। ठीक है, तो कितनी कितनी परसेंट किस सेक्टर की रही है वो हमें बतानी थी। तो ये हमने क्या बना लिया है, एक टेबल सी बना ली है। ठीक है, जिसमें हमने सेक्टोरल परसेंटेज लिखी हुई है। तो ये आपने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में क्या बोला था, एट प्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो देखो कौन सा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तो 10 है। ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो किसका है, इससे ज़्यादा तो इंडस्ट्री का भी है। ठीक है, तो याद रखना ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम पे कंज्यूमर नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है, शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस। याद रखना शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस, कमर्शियल एनर्जी में सबसे ज़्यादा शेयर आज के टाइम पे ऑयल एंड गैस का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकेंड है, ओवर द डिकेड्स, पूरे डिकेड्स में देयर हैव बीन ए कंटिन्यूअस फॉल इन एनर्जी कंजप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस फॉल हुआ है ओवर द डिकेड्स। देखो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर 1, 3, 8। तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो फॉल नहीं हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। समझ में आ गया। तो ये किसमें, कमर्शियल एनर्जी में शेयर की बात कर रही है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट है तो पता ही होनी चाहिए। तो याद रखना एग्रीकल्चर का कमर्शियल एनर्जी में शेयर बढ़ रहा है। हाउसिंग में भी क्या हो रहा है, उसका शेयर बढ़ रहा है। इंडस्ट्री में जो इसका शेयर है वो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, और ट्रांसपोर्ट में तो घट ही रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, 53 का आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। Recently, an orbiter named Hope has been captured images of aurora on Mars. It was launched by which of the following countries? ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे मतलब होप मिशन का दूसरा नाम क्या था, अल अमल। अल अमल किसने लॉन्च किया है, ये यूएई ने। कहाँ गया, यूएई ने। ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये लॉन्च किया है। कब, 2020 में ही ये लॉन्च किया है। कब किया है ये, 2020 में ही लॉन्च किया है। और ये 2021 में मार्स की सरफेस पे पहुंचा है। ठीक है, मार्स के वेदर डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए, इसको है वेदर डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए ये मार्स के। इसके अलावा अगर बात करें, ये यूएई जो है फर्स्ट अरब कंट्री बना है। कौन सा बना है, फर्स्ट अरब कंट्री। और आप बात सकते हो वर्ल्ड में 5th कंट्री है जो मार्स पे पहुंचा है। ठीक है, मार्स पे पहुंचने वाला
मार्स, ठीक है, मार्स पे रीच करने वाला फर्स्ट अरब कंट्री और वर्ल्ड में कौन सा है? 5th। ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड में 5th है और फर्स्ट अरब कंट्री है मार्स पे पहुंचने वाला, कौन? यूएई। और इसके अलावा बात करें तो सेकंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट ट्राई में ही मार्स के ऑर्बिट के अंदर घुसने वाला सेकंड कंट्री है, क्योंकि फर्स्ट कंट्री कौन था? इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो घुसा है वो सेकंड कंट्री है ये, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में और कौन घुसा हुआ है मार्स के ऑर्बिट में? वो था इंडिया। तो ये अभी सेकंड कंट्री बना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर गया है। ठीक है, कर गया है। तो इंडिया का मार्स मिशन कौन सा था, जिसको बोलते हैं मंगलयान? मंगलयान, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी इसको बोलते हैं। ये 2014 में हमारा आया था। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ये इंडिया का था और होप मिशन किसका है? यूएई का है। हाँ, तो देखो इसमें से अगर बात करें, देखो अमेरिका के या फिर नासा की आप बात कर सकते हो। नासा का भी है एक परसिवरेंस रोवर, वो मार्स पे ही गया है। परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस रोवर जो है वो कहाँ पे गया है? वो नासा का है, वो मार्स पे ही गया है। एक और चीज याद रखना, चाइना का तियानवेन, चाइना का कौन सा? तियानवेन, ये भी वहां पे गया है, कहाँ पे? मार्स पे। ये भी मार्स मिशन है, किसका? चाइना का। और अगर मार्स के बारे में बात करें, मार्स के 2 मून्स हैं। ठीक है, मार्स के क्या मून्स है? 2 मून्स, उनके नाम क्या है? एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डाइमोस। ठीक है, मून के सॉरी मार्स के 2 मून्स है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डाइमोस। और एक जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है ना, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो वो मार्स पे ही प्रेजेंट है और उसका नाम है ओलंपस मोन्स। उसका नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये क्या है? मून नहीं है, ये क्या है? एक वोल्केनो है जो सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है जो मार्स पे प्रेजेंट है। तो ये ओलंपस मून सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है जो मार्स पे प्रेजेंट है। इसके 2 मून्स है। चाइना का जो मिशन है उसको तियानवेन बोलते हैं, परसिवरेंस रोवर वहाँ पे। इंडिया का मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 में जो लॉन्च हुआ था। और यूएई के होप प्रोब के बारे में, होप प्रोब का दूसरा नाम है अल अमल। ठीक है, उसने क्या कैप्चर इमेजेस कर दिए? मार्स में ऑरोरा की इमेज कैप्चर की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 54 का आंसर हो जाता है सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन 55 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, जब देश को आज़ादी मिली। ठीक है, 51 से 56 तक का। दिस प्लान मेड ह्यूज एलोकेशंस फॉर लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इसने लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किए थे? ह्यूज एलोकेशंस किए थे, बिल्कुल। सेकंड है, इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट। और उन्होंने किस पे फोकस किया था? लैंड रिफॉर्म्स पे भी फोकस किया था कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए फूड प्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 55 और उसका आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है? देखो, ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रीन जीडीपी का मतलब है total monetary value of finished goods and services produced in a country after adjusting for environmental damage। environmental damage को जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू की फूड्स फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, यहाँ तक बोलते हैं जीडीपी को। लेकिन अगर हम उसको इन्वायरमेंटल डैमेज से क्या कर दे? एडजस्ट कर दे, तो वो क्या हो जाएगी? ग्रीन जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ग्रीन जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? करंट अकाउंट ऑफ बीओपी के बारे में बताना है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, देखो कल मैंने बताया था टोटल क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? टोटल क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम बीओपी। ठीक है, ये कल ही मैंने जो लेक्चर था उसमें करवाया था, या फिर ये क्वेश्चन भी आया 2013 में कि बीओपी की मतलब डेफिनेशन ही क्या इसी पे आया। तो जितने भी ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली आप 1 ईयर कंसिडर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है, उसमें उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीजें आती है, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या आती है, करंट अकाउंट में आपकी वो सारी चीजें आती हैं जैसे कि गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। गुड्स क्या क्या होता है, विजिबल ट्रेड होता है। ठीक है, गुड्स विजिबल आइटम्स में आते हैं, और सर्विसेज एंड जो ट्रांसफर होते हैं क्या होते हैं, इनविजिबल आइटम्स में आते हैं। फिर आ जाता है, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। बीओपी में क्या होता है, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आते हैं, एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, कोई भी एसेट्स हो गए, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो अब हमसे किसके बारे में पूछा, करंट अकाउंट के बारे में पूछा। वो किसके बारे में, गुड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में। तो अब देख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। देखो अभी बताया एसेट्स किस में है, कैपिटल अकाउंट में है, तो एसेट्स तो नहीं होंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यस, ये गुड्स और सर्विसेज के बीच में है, बिटवीन रिप्रेजेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम। आखिर वाला मतलब जो लास्ट की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन एसेट्स जो है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी रॉन्ग। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, नेट इनविजिबल कंपोनेंट। देखो नेट इनविजिबल कंपोनेंट, अभी मैंने क्या बताया, गुड्स तो था विजिबल था, और सर्विसेज एंड जो ट्रांसफर पेमेंट थी वो क्या था, इनविजिबल था। तो नेट इनविजिबल कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ इनकम और सर्विसेज आती हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं कि थर्ड पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो, जब जो ये विजिबल कंपोनेंट होता है ना गुड्स का केवल, तो गुड्स के ट्रेड को ओनली को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, याद रखना, गुड्स के ट्रेड को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कंपोनेंट इंक्लूड्स द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। तो यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, केवल गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है, और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है, तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक हो गया हमारा करंट अकाउंट, एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, और एक होते हैं ओमिशंस एंड रिमिशंस। एक क्या होते हैं, ओमिशंस एंड एरर्स, आप मान सकते हो। ठीक है, ओमिशंस एंड एरर्स। ओमिशंस एंड एरर्स जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब समटाइम्स जो बीओपी होता है ना वो बैलेंस नहीं होता है। समटाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या नहीं होता, बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस शीट मतलब टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे बैलेंस नहीं होते हैं। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कंट्री की इनएबिलिटी। जितना भी एरर एंड एमिशंस होते हैं वो दिखाते हैं कंट्री की इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज या टू रिकॉर्ड, inability to record all international transactions accurately। ठीक है, कि कंट्री जो है वो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाई है, तो ये कंट्री की इनएबिलिटी को दिखाता है। जितने भी एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं वो, तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं बीओ के, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और उसमें कुछ चीजें बच जाती हैं वो होते हैं ओमिशंस एंड एरर्स। तो इस चीज को ध्यान रखना। और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और कल एक जो क्वेश्चन आया था वो आया था ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, इसके बारे में आया था। एक बार अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, तो ये जाके उस चैप्टर में देखना है। और ये किसका पार्ट थे, ये बीओपी का ही पार्ट थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में हमें बात करनी है। तो क्या है, इट इज टू प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज अमंग इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो माइक्रो मतलब छोटा, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस करना। तो यस, इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सोसाइटी के बिल्कुल सही है। सेकेंड है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन बी अपॉइंटेड बाय इंश्योरर टू एक्ट एज माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट। बिल्कुल, एनजीओ को भी अपॉइंट किया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन सबको एज ए इंश्योरर अपॉइंट किया जा सकता है टू एक्ट एज माइक्रो इंश्योरर एजेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
थर्ड है इट इज़ रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये है कि इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करता है। तो याद रखना इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है IRDAI। इनको कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। और ये किस एक्ट के अंडर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशंस जो एक्ट आया था 2005 में, रेगुलेशंस आए थे 2005 में, उसके अंडर ये रेगुलेट होती है। उसमें बताया गया है कि क्या माइक्रो इंश्योरेंस की क्या डेफिनेशन है और क्या मतलब क्या किस किस को वो इनेबल करती है। ठीक है, तो इन रूल्स में बताया गया है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कब बनी है, ये बनी है 1996 में। ठीक है, ये 1996 में बनी है, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो कब मिला है, 1999 में। ठीक है, याद रखना 1999 में इसको क्या मिला है, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको 1999 में मिला है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, याद रखना इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हैदराबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, IRDA के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, हैदराबाद में, जबकि जो सेबी और RBI उसके कहाँ पे हैं, मुंबई में। ठीक है, याद रखना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, उनके अलग जगह पे हैं और इसके IRDA के कहाँ पे हैं, सॉरी हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर इसके हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, 1 सेकेंड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 9 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें। और जो ये 9+1 जो अलग अलग 10 मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्या हो सकते हैं, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। और बस यही है। और जो जो ये IRDAI है, ये किसका मेंबर है, ये FSDC का भी मेंबर है। FSDC मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का भी IRDAI मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें होगी किसके बारे में, जो रेगुलेटर है IRDAI उसके बारे में, जितने भी इंश्योरेंस हैं ये सारे यही रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये इसको स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, मिनिस्ट्री आपको पता चल गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। ठीक है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की पॉलिसी में विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की लिबरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज को इनिशिएट किया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। तो सबसे पहले है एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट कोटा, यस इम्पोर्ट कोटा को कम किया था। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया था। थर्ड एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। देखो ऑल इंडस्ट्री ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और ये क्या होती है, रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया, ए। क्योंकि हैजार्डियस या फिर जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज थी उनके लिए इम्पोर्ट लाइसेंस को एबोलिश नहीं किया था। किसके लिए, हैजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने वो नहीं किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। ये थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो कल ही बताया था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 पार्ट मैंने बताए थे। ठीक है, अब आपको खुद ही याद करने होंगे कि वो 5 पार्ट कौन से हैं। और उसमें एक थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और कल इसके बारे में भी बताया था। फर्स्ट है इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स ओनली टू द वेरी पुअर डेवलपिंग नेशन। ये केवल और केवल वेरी पुअर डेवलपिंग नेशंस को लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ये वेरी पुअर डेवलपिंग नेशंस को ही लोन प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है, लोन्स है 0 और वेरी लो इंटरेस्ट चार्जेस एंड रीपेमेंट्स। यस, उसके वेरी लो चार्जेस भी होते हैं, बहुत लो चार्जेस होते हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कब बनी थी, 1960 में बनी थी। क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है। याद रखना इंडिया भी इसका मेंबर है और 1960 में ये बनी थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। और ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन कौन से पार्ट थे, देखो एक तो था IDA, बता दिया 1960 में इंडिया भी इसका मेंबर है। एक था IBRD, ठीक है, एक था मीगा, ठीक है, एक था IFC
फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक था ICSID, ये था किसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला। तो IBRD कब बना था, 1944 में बना था, अगर आपको याद हो। मेगा कब बना था, 1988 में बना था। IFC कब बना था, 1956 में बना था। और ISID कब बना था, 1966 में बना था। और याद रखना ISID का जो था इंडिया मेंबर नहीं था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इसका जो है इंडिया पार्ट नहीं था, इंडिया इसका पार्ट नहीं था। इंडिया इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, और इसका भी पार्ट है, और इसका भी पार्ट है। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 4 जो एसोसिएशन है उसके अंदर उसका इंडिया पार्ट है, लेकिन इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो इंडिया है वो पार्ट नहीं है। ये 1966 में बनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और लास्ट चैप्टर में मैं ये करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से आपका रिवाइज करवाया। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलते हैं, हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। चलो देखते हैं। इन्फ्लेशन इज डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम। देखो महंगाई में क्या हो जाता है, महंगाई में क्या हो जाता है, महंगाई में मतलब हाँ, जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या हो जाते हैं, सामान के इंक्रीज हो जाते हैं। जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस, जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो जर्नल लेवल प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं सामान के। जैसे कि मान लो एक बिस्किट का पैकेट पहले 10 रुपए का आता था, अब वही बिस्किट का पैकेट अब कितने का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, पहले मेरे को इसी पैकेट को खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी पैकेट को खरीदने के लिए मेरे को 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी। पहले हमारी करेंसी के 10 रुपए ही कितने खरीद पा रहे थे, एक बिस्किट का पैकेट, लेकिन अब तो एक बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद पा रहे। तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन होगी क्या, हमारी परचेजिंग पावर हमारी करेंसी की ओवर टाइम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन इज डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है जनरली ए डिक्रीज इन मनी सप्लाई ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। देखो जनरली क्या बोला गया है कि देखो जनरली क्या होता है ना कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मान लो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मतलब जो लोग हैं उनके हाथों में पैसा ज्यादा आ गया, ठीक है। लोगों के हाथों में पैसा क्या आ गया, मान लो ये पर्सन है उसके हाथों में पैसा ज्यादा आ गया। अगर उसके हाथ में पैसा ज्यादा आ गया तो ये क्या करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा, उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब वो उसको कंज्यूम करेगा तो इससे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये मतलब जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है ना तो वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर करती है, ना कि डिक्रीज इन मनी सप्लाई जनरली। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, वो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस में जब इंक्रीज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसमें क्या होती है, हमारी जो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जर्नल जब इंक्रीज होता है मनी सप्लाई में तब क्या होता था, इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो बी होगी इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमें किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किससे, इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तब क्या आएगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो याद रखना, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स STT एक टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स है। ये किस पे लिवाई किया जाता है, देखो सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। याद रखना सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगाया जाता है। देखो सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो जो सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स है ना वो जो है वो देखो कमोडिटी ट्रेडिंग इस पे नहीं लगाया जाता, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस पे भी नहीं लगाया जाता, केवल और केवल किस पे लगाया जाता है, इक्विटी हो गई, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए और उसके बाद इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे क्या लगाया जाता है, हमारा
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है, कमोडिटी ट्रेडिंग और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड पे नहीं लगाया जाता। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किस चीज़ पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, किस पे कौन सा टैक्स लगता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप देख लेना किस चीज़ पे कौन सा टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या बोलता है, वोल सेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में, वोल सेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। फर्स्ट है आरबीआई यूजेस द वोल सेल प्राइस इंडेक्स एज ए की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू सेट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। बोला कि जो आरबीआई है वो डब्ल्यूपीआई को यूज करता है एज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। देखो याद रखना, पहले यूज करता था डब्ल्यूपीआई को, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब आरबीआई किसको यूज करता है, सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को वो करने के लिए तो आरबीआई किसको यूज करता है, सीपीआई को यूज करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है डब्ल्यूपीआई इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जो डब्ल्यूपीआई है उसको कौन मेजर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्वार्टरली, जो उसको क्वार्टरली मेजर करती है। देखो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो करती है, लेकिन इसको क्या करती है, मंथली मेजर होता है, मंथली मेजर होता है, क्वार्टरली नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। देखो अब है ना, कुछ कुछ है ना इन्फ्लेशंस है, ठीक है, उनके क्या क्या, देखो एक तो है इन्फ्लेशन, एक है हमारा कौन उसको निकालता है, और एक है हमारा बेस ईयर, ठीक है। ये तीन चीजें है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी उसकी याद करनी। अब सबसे पहले आता है जैसे कि सीपीआई। सीपीआई में तीन आती हैं, एक रूरल, एक अर्बन, एक कोल इंडिया लेवल पे जो सीपीआई निकाला जाता है। तो इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है सीएसओ। कौन निकालता है, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसका बेस ईयर क्या होता है, 2012, ठीक है, याद रखना। फिर आता है हमारा सीपीआई, मतलब सीपीआई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। याद रखना ये क्या है, फूड प्राइस इंडेक्स है। इसको कौन निकालता है, इसको भी सीएसओ एमओएसपीआई निकालता है। और इसका बेस ईयर क्या है, इसका भी 2012 बेस ईयर है। फिर आता है हमारा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, और हाँ इंडस्ट्रियल वर्कर याद रखो, इसको कौन निकालती है, लेबर मिनिस्ट्री निकालती है। कौन निकालती है, लेबर मिनिस्ट्री निकालती है। और उनका बेस ईयर क्या है, 2001 है। फिर आता है हमारा सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर, ठीक है, रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर, इनको भी कौन निकालती है, लेबर मिनिस्ट्री निकालती है। लेकिन इनका बेस ईयर क्या, 1986 है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बेस ईयर क्या, 1986 है। किसका, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का। फिर आता है हमारा कौन, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई को अभी देखा कौन निकालता है, इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में है। और इसका बेस ईयर क्या है, 2011 है। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा। और डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, ओनली गुड्स का वो होता है मेजरमेंट, ओनली गुड्स को इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सीपीआई में क्या हो जाता है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी मेजर किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर किया जाता है। किसमें, सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो याद रखना, देखो सीपीआई मैंने सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से इंडेक्स हैं और क्या क्या वो करते हैं, ठीक है। इसको आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना अच्छा मैंने बनाया नहीं तो आप कहीं पे इसको बना लेना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि कौन कौन से हैं जो इंडेक्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई। सीपीआई रूरल, अर्बन और एग्रीकल्चर, सॉरी ऑल इंडिया को कौन मेजर करता है, सीएसओ मेजर करता है। और 2012 इसका बेस ईयर है। फूड प्राइस इंडेक्स सीएसओ ही करता है, 2012 बेस ईयर है। इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर ब्यूरो करती है, 2001 बेस ईयर है। और एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर को भी लेबर ब्यूरो ही करती है, लेकिन 1986 इसका बेस ईयर है। डब्ल्यूपीआई डीपीआईआईटी इकोनॉमिक या कॉमर्स मिनिस्ट्री 2011 इसका बेस ईयर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इसको याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। और डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स मेजर होते हैं और सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों मेजर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 65 पे। डब्ल्यूटीओ के बारे में बताना है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बताना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताना है।
तो फर्स्ट है WTO इज ए UN स्पेशलाइज्ड बॉडी। याद रखना UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है WTO, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग, UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, ठीक है। UN के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू ये जो है UN WTO के रिलेशंस हैं जो 1995 में साइन हुई थी, लेकिन इसकी UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है। सेकंड है डिसीजन मेकिंग एट WTO इज कंसेंसस बेस्ड रादर देन मेजोरिटी वोटिंग। ये बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होती है WTO में वो कंसेंसस बेस्ड होती है रादर देन मेजोरिटी वोटिंग। बिल्कुल ये क्या होती है, कंसेंसस बेस्ड होती है। याद रखना डिसीजन मेकिंग WTO में क्या होती है, कंसेंसस बेस्ड होती है। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है वो करेक्ट हो जाती है। अब जो WTO बनी है वो कब बनी है, वो बनी है 1995 में। किस ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे निकल के ये बनी है। क्या पहले ये थी, उसके बाद WTO बनी है। इसमें कुछ कमियां थी, इसमें क्या कमियां थी कि ये जो थी ये सर्विसेज को और क्या नाम लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको ये कवर नहीं करती थी, ठीक है। सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ये कवर नहीं करती थी, लेकिन WTO के अंडर गुड्स भी मेजर होते हैं, सर्विसेज भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मेजर होती है। तो ये नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसलिए WTO UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, उसकी मेंबर गवर्नमेंट ही इसको रन करती हैं और जितने भी मेजर डिसीजन है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। और कंसेंसस मतलब इसमें टोटल मेंबर्स की बात करें 164 मेंबर्स हैं, ठीक है। 164 मेंबर्स हैं और मतलब हर साल मतलब UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे इसके रिलेशन है। जो इसका जो चीफ मतलब WTO का जो डायरेक्टर जनरल है ना, WTO का जो डायरेक्टर जनरल है वो पार्टिसिपेट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है UN सिस्टम के अंडर, उसमें पार्टिसिपेट भी करता है हर साल। और टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 2 साल बाद इनकी मीटिंग होती है। और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा में है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, जेनेवा में है। और देखो याद रखना WTO के अंडर कुछ एग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके नाम ही इंपॉर्टेंट है कि ये एग्रीमेंट्स किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, फिर ट्रिप्स, ठीक है। ये सारे एग्रीमेंट्स किससे रिलेटेड हैं, WTO से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू सेकंड 5 ईयर प्लान। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताया था जिसमें एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। सेकंड देख लेते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन मेलानोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो है मेलानोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड है बिल्कुल। सेकंड है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर को जो था वो हाईएस्ट परसेंटेज मिला था ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड। तो याद रखना हाईएस्ट एलोकेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मिला था। किसको मिला था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मिला था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मिला था लार्जेस्ट शेयर, ना कि इसको मिला था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये आ गई, ठीक है। तो 56 से 61 तक का पीरियड था, ये था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हाईएस्ट शेयर मिला था, ना कि इंडस्ट्री एंड माइनिंग को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 66। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है। रॉन्ग बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ ए नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल ये नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और ये कब बनी है, 2008 में बनी है। कब बनी है ये, 2008 में बनी है। किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बनाया है। किस मॉडल पे, PPP मॉडल पे, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा 49%, प्राइवेट का शेयर कितना होगा 51%, ठीक है। ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। तो अब आ जाते हैं किस पे, हाँ सेकंड है, इट प्रोवाइड्स फंड्स टू कंपनीज दैट प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग। बिल्कुल
थर्ड है इट वॉज सेटअप एज ए पार्ट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का ये पार्ट है, बिल्कुल ये भी उसका पार्ट है। थर्ड है इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, ये प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर नहीं करते हैं, तो यही आंसर हो गया हमारा। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर क्यों नहीं करते हैं? देखो इसको जो गवर्न करती है ना वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम। उन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? ये 3 से तो ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 3 से तो ज़्यादा होने चाहिए और 15 से ये कम होने चाहिए। ठीक है, ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इसमें संख्या, और इन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता है इसका। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक को इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं है, चेयरपर्सन कौन है? इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक मेंबर। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी और सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। कब बना है बता दिया है। तो 67 का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। एविएशन सेक्टर के बारे में बताना है। एविएशन सेक्टर फर्स्ट है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। तो याद रखना इंडिया के डोमेस्टिक मतलब जो पैसेंजर मार्केट है उसमें थर्ड है, वर्ल्ड में थर्ड नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये वर्ल्ड में थर्ड नहीं है, बनने की कोशिश की जा रही है लेकिन वर्ल्ड में थर्ड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसका मतलब क्या है? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दिस सेक्टर एफडीआई ओवर 49% विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। देखो इसमें वैसे तो 100% एफडीआई अवेलेबल है, ठीक है 100% एफडीआई अवेलेबल है, लेकिन 49 से ऊपर गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेट टैरिफ फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं सिविल एविएशन के वो टैरिफ को रेगुलेट करते हैं एरोनॉटिकल सर्विसेज के। डायरेक्टर जनरल जो है देखो इसमें याद रखना कि डायरेक्टर जनरल नहीं, एरा जो होती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑथोरिटी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है किसको? इसके टैरिफ्स को ये रेगुलेट करती है, डायरेक्टर जनरल उसको रेगुलेट नहीं करते। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। इसका आंसर क्या आ जाता है? बी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और जो ये एरा बनी थी, ये कब बनी थी? ये 2009 में बनी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेगुलेशंस वगैरह के लिए यही टैरिफ के रेगुलेशंस के लिए है। ठीक है, और मेनली डायरेक्टर जनरल किसमें? सेफ्टी इश्यूज के लिए मेनली यूज होते हैं। सेफ्टी इश्यूज को मेनली रेगुलेट करते हैं कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट एविएशन सेक्टर में वो आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस किस को मिला के बनी थी? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिला के बनी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब? 1995 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कुछ चीज़ें एविएशन सेक्टर के बारे में जो मैंने भी बताई हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हमें बताना है। इट इज़ वन ऑफ द कोर मिशन आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है कोर मिशन है किसका? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। सेकंड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये याद रखना ये इसके द्वारा नहीं इम्प्लीमेंट होता है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। और याद रखना इसके अंडर 4 मेजर प्रोग्राम्स चलते हैं। इसके अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर 4 मेजर प्रोग्राम्स हैं। 4 मेजर प्रोग्राम्स में कौन कौन सा आता है? एक तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। क्या है? एक तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। एक है ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट। क्या है? एक है ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट, रेन फेड एरिया मैनेजमेंट। फिर है हमारा सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। क्या है? सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। और उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोयल हेल्थ मिशन और मैनेजमेंट, और ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट और रेन फेड एरिया मैनेजमेंट। ये 4 प्रोग्राम किसके अंडर चल रहे हैं? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो ये हो गया हमारा क्या? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में बताना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, फर्स्ट है इंडिया हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस में है, जैसे कि बोस्निया, ठीक है, बोस्निया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, थाईलैंड, रशियन फेडरेशन, टर्किश सिप्रोइट जो स्टेट है वो, तो ये कई सारी स्टेट्स हैं, लेकिन इंडिया उसमें नहीं है। सेकंड है हेडक्वार्टर जो है इसके दुबई में। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है? जेदा, साउथ अरेबिया में, ठीक है, अफ्रीका बोल रही हूँ, जेदा सऊदी अरेबिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कब बनी थी? 1969 में बनी थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 57 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, 57 इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर्स हमने बता दें, इंडिया इसका ऑब्जर्वर नहीं है, हेडक्वार्टर जेदा में है, और यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन, ठीक है, तो याद रखना है इसको भी। तो ये होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। MCA 21 बताना है। MCA 21, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 2006 में MCA 21 लॉन्च किया गया था। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है फॉर कॉरपोरेट एंटिटीज, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग, किसके लिए है ये? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए है। और इसके कंपोनेंट की बात करें क्या क्या आते हैं इसमें? ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, पोर्टल है, ठीक है, तो इसमें ई स्क्रूटनी आता है, ई एडजुडिकेशन आता है, ई कंसल्टेशन आता है, और कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। तो 4 सिस्टम इसके अंडर आते हैं, ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे इसके अंडर आते हैं। अगर हम इंडिया देखो, अब ये किसको इम्प्रूव करने के लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक कितनी है? 63rd है 190 कंट्रीज में से, ठीक है। और इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट्स को निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी निकालता है। वर्ल्ड बैंक बना कब था? 1944 में बना था। और इसके अभी कितने मेंबर हैं? 189 अप्रोक्स इसके मेंबर हैं। इंडिया मेंबर है? यस, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसमें से ICSID का जो है इंडिया मेंबर नहीं है। कई बार मैं ये बता चुकी हूँ। और ये कब बना था? 1966 में बना था। तो ये होगा किसके बारे में? ईज ऑफ वर्ल्ड बैंक के बारे में, कि कौन से इंडेक्स निकालता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक कितनी है, ये हमने देख लिया। अब क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट और भी प्रोग्राम्स चला रही है? यस, और भी प्रोग्राम्स चलाइए। एक है रन प्रोग्राम। कौन सा? रन प्रोग्राम। रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। क्या है? रिजर्व यूनिक नेम। ये रन इनिशिएटिव किसका है? ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर है IBC मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिर है एक IFC इंटीग्रेटेड इनको IIF ये IIF क्या है? इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन फोरम, ठीक है, इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन फोरम। तो ये 3 जो प्रोग्राम्स है ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन मेनली निकालता है? रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक निकालता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ही ये MCA 21 जो पोर्टल था ये लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन जो हो जाता है ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। 71 का आंसर हो गया क्या हमारा? C, ठीक है। तो कुछ चीज़ें देखो, इतने छोटे से में कई सारी चीज़ें बताती हैं, तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। बिजनेस बताना है और क्राइटेरिया बताना है। सबसे पहले है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो देखो एक न्यू डेफिनेशन आई थी, उसके हिसाब से आपको याद रखना होगा। देखो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो, ठीक है, ऐसे है ना। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पे ऊपर याद रखना इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे क्या है? टर्नओवर है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, देखो माइक्रो में यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे आएगा 50, ठीक है, उससे ज़्यादा ही कर लेना इसको, ठीक है। लेस देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़, लेस देन 50 करोड़, ठीक है। टर्नओवर लेस देन 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 250 करोड़,
ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी डेफिनेशन होगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की, ठीक है, कि 1 करोड़ 5 करोड़। तो देखो माइक्रो में क्या आना चाहिए, 1 और 5 आना चाहिए, 1 और 10 दे रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 दे रखी है और टर्नओवर 10 दे रखा है, तो रॉन्ग होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है स्मॉल है 10 और 50, 10 और 50 बिल्कुल सही है। मीडियम है 50 और 250, ये भी ठीक है, 50 और 250 ये भी ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो एमएसएमई की डेफिनेशंस है वो चेंज की गई थी, तो उनमें जो थी ये आई थी, ये वाली डेफिनेशन 1, 5, 10, 50 और 50 to 50, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। FRBM बोल रखा है कि कौन सी कमेटी जो थी वो FRBM को रिव्यू करने के लिए बैठी थी, ठीक है, और उसने अपने वे फॉरवर्ड दिए थे। तो कौन सी कमेटी थी जो FRBM को देखने के लिए बैठी थी, तो कौन सी कमेटी थी वो थी NK सिंह कमेटी, के NK सिंह कमेटी थी, 2016 में बैठी थी, याद रखना इसको, ठीक है, NK सिंह कमेटी थी। फिर है विजय केलकर कमेटी, ये जो याद रखना ये PPP मॉडल पे जो इंफ्रा डेवलपमेंट है उसको चेक करने के लिए बैठी थी, ठीक है, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए बैठी थी। फिर राघाचार्य कमेटी, जो राघाचार्य कमेटी थी ये टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ IT सेक्टर के लिए बैठी थी, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ IT सेक्टर, उसके लिए ये बैठी थी मेनली, ठीक है। तो ये राघाचार्य कमेटी उसके लिए बैठी थी, विजय केलकर इंफ्रा के लिए बैठी थी, और PJ नायक कमेटी जो थी ये तो कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बैंक्स इन, मतलब कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बैंक्स के गवर्नेंस को वो करने के लिए बैठी थी। कब बैठी थी, 2014 में बैठी थी, याद रखना कब बैठी थी, 2014 में बैठी थी PJ नायक कमेटी। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी, की FRBM को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी थी, NK सिंह कमेटी। 73rd आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है इट इज़ डिफाइंड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो बिल्कुल ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर फेयर प्राइस शॉप को डिफाइन किया गया है। और इट इज़ लाइसेंस शॉप फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, बिल्कुल लाइसेंस शॉप है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेंशियल कमोडिटीज़ को, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर जो भी राशन कार्ड होल्डर होते हैं उनको। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे। हमें बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज मैंने क्या बताया था, बोझ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोझ कंस्टिट्यूट पब्लिक डेट। पब्लिक डेट में क्या आता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम लायबिलिटीज की बात करें ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज 3 टाइप की होती हैं। एक तो इंटरनल डेट, जो इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट से जो डेट गवर्नमेंट लेती है। फिर आ जाता है हमारा एक्सटर्नल डेट, और एक आ जाते हैं हमारे पब्लिक अकाउंट जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़, मतलब जो पब्लिक अकाउंट में पैसा रखा आता है वो भी तो एक गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी है, उस पर भी तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है, तो वो है पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी। लेकिन पब्लिक डेट में केवल कौन सा आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेट आता है किसमें, पब्लिक डेट में, ये पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज उसमें नहीं आती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो इसका आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, ए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो इंटरनल डेट होता है इसमें क्या क्या आती है, जैसे कि टी बिल्स हो गई, डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है, टी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और NSSF, ठीक है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंटरनल डेट के अंदर आती हैं। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो एक्सटर्नल डेट तो पता ही, बाहर से जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बायलेटरल जो भी लोन लेते हैं उससे जो लोन होता है वो एक्सटर्नल में आता है। पब्लिक अकाउंट बता दिया मैंने। अब जो गवर्नमेंट बोरो करती है वो किसके हिसाब से करती है, देखना आर्टिकल 292 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकती है, ठीक है, बोरो कर सकती है। और आर्टिकल 293 के अकॉर्डिंग, 293 के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल और केवल इंडिया के इंटरनल जो सोर्सेज है वहीं से बोरो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अंदर से ही बोरो कर सकती है, ये आर्टिकल 293 में है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। लास्ट आइस एरिया कहाँ पे, देखो ये तो पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ने लायक है। ये एरिया कहाँ पे, याद रखना, नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड और एल्समियर आइलैंड जो है उससे नॉर्थ में है, तो ये कहाँ पे है, आर्कटिक में है, ठीक है।
कहाँ पे ये एरिया आर्कटिक में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में बताना है। दिस रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। देखो 51 से अभी बताया 56 तक क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 56 से लेके 55 तक, 56 से लेके 61 तक कौन सा था, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये पहले तो थर्ड ही कट हो गया, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कट हो गया तो अब देख लेते हैं। और दी पॉलिसी कम्प्लीटली रिजेक्टेड द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो कम्प्लीटली रिजेक्टेड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है, कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर का तो था ही, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। थर्ड देख लेते हैं। दी पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये था, बिल्कुल ये तो बैकवर्ड इंडस्ट्रीज को, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए थी पॉलिसी, तभी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि क्या पूछिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अगर इनकरेक्ट पूछी होती तो क्या आते, फर्स्ट टू। तो अब आ जाते हैं किस पे, 78 पे। स्पीनर डॉल्फिन। देखो स्पीनर डॉल्फिन के बारे में बताना है। देखो ये बोला है कि इट इज फाउंड ओनली इन इंडियन ओशन। ये केवल और केवल इंडियन ओशन में पाई जाती है, बिल्कुल रॉन्ग, ये सारे ओशंस में पाई जाती है। मतलब ऑफ शोर ट्रॉपिकल से लेके वार्म टेम्परेट वाटर तक पाई जाती है, ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट तक हर जगह ये पाई जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इंडियन ओशन में पाई जाती है। इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN। देखो IUCN में या तो ये लिस्ट कंसर्न है या फिर ये डेटा डेफिशिएंट है, एक बार मेरे को चेक करके बताना, ठीक है। तो लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, ये है या तो लिस्ट कंसर्न है या फिर डेटा डेफिशिएंट है। IUCN में इसका स्टेटस यही है, लेकिन ये हर जगह पाई जाती है, ये चीज तो है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर इसका क्या आ गया, डी। और अगर देखो IUCN के स्टेटस के बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। देखते हैं कौन इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहा है। अगर आप देख भी रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए देखो, इसमें ये होगी लिस्ट कंसर्न, जो भी है डेटा डेफिशिएंट या लिस्ट कंसर्न। तो इसके बाद इसका जो साइड्स में जो इसका वो है स्टेटस है, वो क्या है, अपेंडिक्स 2 में है ये। CMS के भी अपेंडिक्स 2 में है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें किसमें, शेड्यूल 1 में है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है स्टीनेला लोंगिरोस्ट्रिस, ये इसका नाम है। और मोस्ट अबंडेंट डॉल्फिन है ये इंडियन ओशन में, तो ये कम तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमारी हो जाती है कंप्लीट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी नहीं है और केवल इंडियन ओशन में भी नहीं पाई जाती है। स्पीनर डॉल्फिन के बारे में बात चल रही है। हो गया क्वेश्चन नंबर 78। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। द मेजरमेंट ऑफ GDP एंड GNP, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिफर बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बिल्कुल देखो नेशनल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, नेशनल, और GDP डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर हम उसमें एडजस्ट कर दे तो ये हो जाएगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP। तो क्या बोल रखा है, GNP में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ही है, ये तो आपको अगर इनकम वाले उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, हमें बताना है FRBM के बारे में, FRBM एक्ट 2003 के बारे में। द एक्ट बाइंड्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर गवर्नमेंट टू एडियर टू फिस्कल कंसोलिडेशन। बिल्कुल फिस्कल की हमें घाटा कम से कम रखना है, तो उसके लिए जो एक्ट है ये बाइंड करता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी और साथ में फ्यूचर गवर्नमेंट को भी, बिल्कुल। सेकेंड है, देर इज नो एस्केप क्लोज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट विद इन दिस एक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एस्केप क्लोज प्रेजेंट ना हो? एस्केप क्लोज प्रेजेंट है, और कहाँ पे, जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ गया, तो ऐसी जगह पे क्या एस्केप क्लोज प्रेजेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी। द एक्ट मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू टेबल द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इन ईच फाइनेंशियल ईयर बिफोर द पार्लियामेंट। बिल्कुल हर एक साल फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट को आपको रखना होगा। 3 टाइप के फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं, एक तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, तो ये 3 टाइप की फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं जो
जो एक्ट मैंडेट करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। तो 80 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में बताना। देखो अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा ना, तो उसमें मैंने बताया था कुछ मिसनोमर इकोनॉमी में यूज होते हैं। उसमें से एक मिसनोमर है ये टैक्स एक्सपेंडिचर। आपको क्या लगेगा, टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स को कलेक्ट करने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलेंगे टैक्स एक्सपेंडिचर। वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, मिसनोमर है, बिल्कुल गलत है। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब है, देखो टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब है, मान लो कि गवर्नमेंट ने 100 रुपीज किसी लोगों पे टैक्स लगा रखा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने हटा के वो क्या कर दिया, 80 रुपीज कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या हुआ, 20 रुपए का घाटा हुआ। तो ये बोला जाता है कि टैक्स को घटा के मान ली 20 रुपीज गवर्नमेंट ने टैक्स घटाया, तो उस 20 रुपीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकता था। उस 20 रुपीज का अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती तो वो कितना यूज कर सकती थी, उसको कहाँ कहाँ वेलफेयर पर्पज में यूज करती, तो उसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्स जो आपने रिमिट कर दिया, जो आपने कंसेशनल रेट पे टैक्स पेयर्स को जो टैक्स लगाया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये 20 रुपये गवर्नमेंट कहाँ कहाँ यूज कर सकती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स कम करके वो एक्सपेंडिचर कर दिया। नॉर्मल गवर्नमेंट क्या कर दी, 100 रुपये लेती, ठीक है। नॉर्मल गवर्नमेंट क्या करती, 100 रुपये लेती, मान लो उसमें से एक्स्ट्रा 20 रुपए थे, तो इन 20 रुपए को वो खुद खर्च करती गवर्नमेंट, कहाँ उनको करने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, टैक्स को रिमिट कर दिया और डायरेक्ट उस टैक्स को कम करके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर दिया इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स को कम करके जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। ये मिसनोमर टर्म है। टैक्स को कलेक्ट करने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको ये नहीं बोलते हैं। सेकेंड है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ यूनियन बजट एट ए सेपरेट बजट डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि टैक्स एक्सपेंडिचर जितना भी होता है उसकी स्टेटमेंट बजट में एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है। और सबसे पहले ये सेपरेट डॉक्यूमेंट कब प्रेजेंट किया गया था, 2007-2008 में प्रेजेंट किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन। मतलब गवर्नमेंट ने कितना टैक्स नहीं लिया, जो टैक्स पेयर के लिए फोरगोन कर दिया, जो माफ कर दिया, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन, जो पार्लियामेंट में एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट, ये तो ऐसी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि ये मतलब मिसनोमर वर्ड्स जहाँ पे भी यूज हो तो उस पर डबल आपको कॉन्शियस हो जाना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कंडीशन ट्रिगर्ड 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस। किस किस कारण से हुई थी, राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये सारे ही रीजन थे जिसके कारण 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई के बारे में बताना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, मतलब नॉर्मली जो एक्टिविटीज जो होती हैं बैंकिंग की, उसमें जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट जो आरबीआई फैसिलिटी करती है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारे किस में आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो किस किस के लिए है, तो याद रखना शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए भी है और शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। रीजनल रूरल बैंक के लिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, याद रखना इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए है अवेलेबल। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, सी, ठीक है। तो ये क्या है, मेनली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होगी, एक मॉनेटरी पॉलिसी होगी। आरबीआई क्या कौन सी पॉलिसी यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है ऑन डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस की लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये तो हो गया डे टू डे बेसिस पे। अगर लॉन्ग टर्म पे करनी हो, लॉन्ग टर्म पे कौन से प्रोसेस यूज की जाती हैं लॉन्ग टर्म पे, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होगी, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी। तो ये सारे ये यूज की जाती हैं किस पे,
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम मैंने करवाया था कल, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, सीआरआर आप सबको पता है, जो बैंकों को मैंडेटरी रखने होते हैं कुछ % ऑफ मनी आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं सीआरआर। अब थोड़ी देर में आएगा एमएसएफ, उसको देख लेंगे, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बताना है। एन इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन द करंट रियल जीडीपी इज लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी। देखो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है जब हमारे मतलब जो करंट जो होता है ना, करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? पोटेंशियल से। करंट हमारे पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, मतलब जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है सप्लाई से, ये भी मान सकते हो। डिमांड और मतलब सप्लाई मान ले 100 गुड्स की है और हमारी डिमांड कितनी होगी? 120 गुड्स की होगी, तो उसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन द करंट रियल जीडीपी इज लेस नहीं मोर। क्या होगी? मोर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग। सेकंड है एलिवेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का वन रीजन हो सकता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट तो बोलिए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों के हाथ में क्या होती है? मनी सप्लाई बढ़ती है, और जब मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ती है तो क्या करते हैं? वो डिमांड करते हैं। जब वो डिमांड करेंगे तो क्या हो जाएगी? सप्लाई से डिमांड हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए। तो यस, एलिवेटेड गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो इन्फ्लेशनरी गैप का कारण हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। और अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे? जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देंगे, मतलब लोगों के हाथ से पैसा छीन लेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, उसके अलावा टैक्स को बढ़ा देंगे, उसके अलावा और क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी में इंक्रीज कर देंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे? ट्रांसफर पेमेंट को रोक देंगे, रिड्यूस कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट को। क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट को। वैसे ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है? तो ट्रांसफर पेमेंट होती है ऐसी मनी जिसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता, मतलब फ्री में जो हमें मनी मिल जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसफर पेमेंट जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं देना पड़ता, फ्री का पैसा जो मान सकते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट को रिड्यूस कर देंगे और टैक्स को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा। इसके अपोजिट में होता है डिफ्लेशनरी गैप। इसके अपोजिट में क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है? जो पोटेंशियल होती है वो ज़्यादा होती है किससे? रियल से, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीडीपी ज़्यादा हो जाती है रियल से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये डिफ्लेशनरी गैप और वो है इन्फ्लेशनरी गैप। आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। फिलिप कर्व के बारे में बताना। देखो फिलिप कर्व कई बार आता है। फिलिप कर्व क्या है? मेनली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का अगर ग्राफ है। अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ग्राफ है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ग्राफ को बोलते हैं क्या? ये फिलिप कर्व, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ऐसे होता है, ये ग्राफ ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में। ये ग्राफ बोलता है कि जब मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनमें, इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है इस कर्व के अकॉर्डिंग। लेकिन मेनली गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या फिर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा डायलेमा यही होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो पुअर को सबसे ज़्यादा हिट करता है। पुअर को सबसे ज़्यादा हिट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन करना मतलब पुअर को हिट करना। तो ये हमेशा डायलेमा रहता है उनके उसमें। तो ये फिलिप कर्व हमने बता दिया। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं फिलिप कर्व। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। दो टैक्स के बारे में बताना है, एक है कैपिटल गेन्स टैक्स और एक है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स इज एम्ड एट दोज कंपनी विच शोज जीरो और नेग्लिजिबल इनकम टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अप्लाइज ऑन द सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स इफ ए प्रॉफिट हैज बीन मेड बाय द ओनर ऑफ द एसेट। देखो
मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मतलब मिनिमम तो आपको देना ही होगा, बेशक आप जीरो टैक्स दिखा दो, जीरो प्रॉफिट दिखा दो, तो वही है एम्ड एट दोज कंपनीज विच शो जीरो और नेग्लिजिबल इनकम टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स होता है अप्लाइज ऑन सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स इफ ए प्रॉफिट हैज बीन मेड बाय ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों अपोजिट लिख रखे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया हमारा डी, क्योंकि क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ट्रिप्स एग्रीमेंट अभी बताया था किसका था? WTO का था। इट इज ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नेगोशिएटेड एट WTO दैट गारंटीज मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर IP प्रोटेक्शन। बिल्कुल मिनिमम स्टैंडर्ड तो प्रोवाइड करता ही है। सेकेंड है ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू वेव। देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट में गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, ठीक है, डज नॉट अलाउ नहीं है, डज कैन अलाउ। ठीक है, याद रखना, कैन अलाउ गवर्नमेंट टू वेव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वेव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? ए, क्योंकि क्या पूछिए? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 88 पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी बताया था मैंने कि डे टू डे बेसिस पे बैंकिंग की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए RBI कौन सी फैसिलिटी यूज़ करता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज़ होते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट उसमें यूज़ होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म के लिए CRR हो गया, मार्जिनल मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो गया, और एक हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब होती है ना? देखो बैंक क्या करते हैं ना, वैसे तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, जब उनकी लिक्विडिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं? इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस करते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस करते हैं। और जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन मतलब इंटर बैंक में पैसे ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए, इंटर बैंक में पैसे बिल्कुल है ही नहीं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है ही नहीं, पैसे खत्म हो गए, तो बैंक क्या करता है फिर? खड़े पैर मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लास्ट मतलब मार्जिनल, मान लो कि मार्जिन पे खड़ा है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाएगा किसके पास? RBI के पास, और वो क्या करेगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब वहां से पैसे लेगा RBI से लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब लास्ट उसके पास वही चारा बच जाता है। तो ये लास्ट रिजोर्ट है बैंक के पास, जब उनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं बोरोइंग के, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पिनल मतलब, और इसका जो रेट होता है ना, याद रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होता है ना, वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। रिवर्स मतलब रेपो रेट से हमेशा क्या हो जाता है? रेपो रेट से क्या हो जाता है? हमेशा ज्यादा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होता है। ठीक है, हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम से पैसे जो है वो वो ज़्यादा वो देते हैं, एकदम से पैसे हाई रेट पे देती है RBI। ठीक है, तो इसीलिए है ये। और इट एम्स टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी इन ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन इंटरबैंक मार्केट। तो ये बोल रहे हैं कि वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए ओवरनाइट लैंडिंग करते हैं इंटरबैंक मार्केट में, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एम किया जाता है। तो क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए ही है। सेकंड है बोरोइंग रेट अंडर दिस फैसिलिटी इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। बोल रहा है कि बोरोइंग रेट यहाँ पे हमेशा हाई होते हैं रेपो रेट से, बिल्कुल ये हमेशा हाई ही होते हैं। अभी मैंने बताया कि एकदम से अगर आप बोरो करोगे तो आपके रेट क्या होंगे? हाई हो जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। जब इंटर बैंक में जो लिक्विडिटी है बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब बैंक्स के पास केवल लास्ट रिजोर्ट बढ़ता है कि वो RBI से पैसे मांगे, और RBI फिर उनको हाई रेट पे मतलब रेपो रेट से भी ज़्यादा हाई रेट पे उनको जो है वो पैसे देता है। तो उसको बोलते हैं क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन उसका आंसर हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म पॉलिसीज वर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की गई थी? फर्स्ट है कि एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी। सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए, देखो एक्सट्रीम है, ऑल के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि कुछ के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, जैसे कि आपको अल्कोहल हो गया,
हैजार्डियस केमिकल्स का कुछ वो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, इन सब के लिए क्या थी, लाइसेंसिंग थी, लेकिन सब के लिए उन्होंने एबोलिश नहीं की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिल्कुल उस टाइम पे एस्टेब्लिश किए गए थे। थर्ड है अलोइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कल कहाँ पे आया था, मेरे को कमेंट करके बताना, अभी मैं बता रही हूँ, सोच लेना, ठीक है। तो वो बताया गया था पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले क्वेश्चन में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो यस, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है कि उस टाइम पे सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो एबोलिश नहीं की गई थी। तो 89 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। विद रेफरेंस टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के चेंजिंग पैटर्न के कंपोजिशन को ओवर द पास्ट 7 डिकेड्स हमें बताना है, ठीक है, कि कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो फर्स्ट है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो याद रखना एग्रीकल्चर और एलाइड लास्ट 4 डिकेड से जो है वो डिक्लाइन कर रहा है कंटिन्यूसली। क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अगर हम 1960s की बात करें तो उस टाइम पे 44% शेयर था और अभी कितना हो गया है, 12.3% शेयर हो गया है 2016-17 में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका शेयर जो है वो कम हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन स्टेडी डिक्लाइन, जो बोल रहे हैं कि इंपोर्ट जो है ना वो कम हो रहा है कैपिटल गुड्स का। जो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो सामान बनाने में यूज़ होते हैं, जो फिजिकल एसेट्स जो बनाने के लिए यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म, तो इनका जो है क्या हो रहा है, स्टेडी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। याद रखना इसका क्या हो रहा है, स्टेडी इंक्रीज हो रहा है इन सामान का, कैपिटल गुड्स का। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ये भी रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में बताना है। द टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शंस इन इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द नॉमिनल जीडीपी। देखो एनुअल ट्रांजैक्शन सबसे पहले समझना होगा कि एनुअल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। एनुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं मतलब कंट्री में, उसको काउंट करना, मतलब उसमें सारे आ जाते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी होते हैं, जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो वो भी सारे एनुअल ट्रांजैक्शंस में आते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एनुअल ट्रांजैक्शन। लेकिन जीडीपी में क्या आती है, केवल और केवल जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वैल्यू एडेड जो होता है फिनिश्ड गुड्स में, केवल वही ऐड होता है जीडीपी में। तो जीडीपी में जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स हो गए, ये सब का जो बिक्री है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, और इसमें इंक्लूड होता है एनुअल ट्रांजैक्शन में। तो हमेशा जो वैल्यू होगी एनुअल ट्रांजैक्शंस की इकोनॉमी में वो तो ज़्यादा ही होगी, किससे, जीडीपी से। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है कि एनुअल ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का बढ़ना, मतलब नॉमिनल जीडीपी का बढ़ना इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब जितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जब वो सामान ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो लोगों में डिमांड भी होगी ना, तभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब सेकंड हैंड जो सामान होंगे उसका भी ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा ही होगा ना, मतलब सेकंड हैंड जो प्रोड्यूस, मतलब सामान ज़्यादा बन रहा है तो सेकंड हैंड का भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा। तो सारी ही टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट 91 का आंसर हो गया सी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 92 पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी। देखो इसने बोला कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ना आप दूसरे इंडिविजुअल पे फिक्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो मान लो कि मान ली कोई टीचर है, ठीक है, पढ़ा रहा है तो किसी कॉलेज में, तो डायरेक्ट टैक्स तो उसी को देना पड़ेगा ना, किसी और को थोड़ी ना देना पड़ेगा उसके बेस पे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो नहीं, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड है द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज अचीव्ड थ्रू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। देखो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन क्या होती है कि जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेके जो रीडिस्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करती है वो यस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इनकम के थ्रू अचीव होता है। थर्ड है कॉर्पोरेटिव टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। याद रखना कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो केवल और केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है जब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है एक उसके। सेकेंड है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन कोज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इफ द करंट स्किल सेट आर रेंडर्ड ऑब्सोलेट। देखो अगर करंट स्किल सेट ऐसे ही रहा तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या कर सकता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मेनली जो स्किल्ड जॉब हैं, जो डेटा की जो जॉब हैं, जो डिजिटल जॉब्स हैं वो निकलेंगी, और जो इनमें प्रोफिशिएंट नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कोज होगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो जिसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हमें बताना है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, तो फर्स्ट है इट इज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसने बोला कि वॉल्यूम के टर्म में फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पे है। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पे। अगर वैल्यू की बात करें तो कितने पे, 14th लार्जेस्ट पे। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड इट इज लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स ग्लोबली। ये सही है कि जेनेरिक ड्रग्स इंडिया ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। थर्ड है 100% FDI अलाउड इन बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो याद रखना 100% FDI अवेलेबल है ग्रीन फील्ड में, लेकिन ब्राउन फील्ड में नहीं है, क्योंकि ब्राउन फील्ड में 49% के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ओनली 74% तक ही उसमें FDI अवेलेबल है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ग्रीन फील्ड में 100% तक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, इसका भी बी आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी। और जेनेरिक प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे है। अबाउट 20% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं जेनेरिक मेडिसिन का वो इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया करता है। और लगभग टोटल ड्रग्स और मेडिसिन जो एक्सपोर्ट होते हैं ग्लोबली उनका 3.5% इंडिया करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 94 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाता है G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देखो G20 का OECD जो टैक्स फ्रेमवर्क है, उन्होंने क्या किया, G20 में G20 कंट्रीज़ ने OECD कंट्रीज़ के साथ मिलके एक वो किया है, क्या एक टैक्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट में क्या है कि जो कंपनीज़ है ना, मेनली उन पे मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन पे क्या किया जाएगा, मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। और जो टैक्स हेवंस हैं, टैक्स हेवन है उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। ठीक है, टैक्स हेवन को हटाया जाएगा, मिनिमम टैक्स कंपनीज पे लगाया जाएगा, ताकि जो कंपनीज है वो क्या ना करे, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ना करें कंट्रीज से। ठीक है, उसके लिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है कि मान लो कि इंडिया में मान लो 20% टैक्स है, और किसी कंट्री में मान लो 10% टैक्स है, मॉरिशस में मान लो कि 10% टैक्स है, और इंडिया में जो है 20% टैक्स है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती है ना कि सर्विसेज यहाँ पे लेंगी, मतलब यहाँ के लोगों से सर्विस तो देंगी, लेकिन अपना प्रॉफिट कहाँ पे दिखाएंगी, मॉरिशस में दिखाएंगी, बेस अपना वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगी। जब वहाँ पे अपना बेस शिफ्ट कर लेते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, केवल 10% टैक्स देना पड़ता है, और इंडिया में उनको 20% देना पड़े, तो उसी को बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो उसको रोकने के लिए G20 कंट्रीज और OECD कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की, जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज है इन पे मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उन पे लगाया जाएगा, और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जाएगा। तो फर्स्ट है दिस एग्रीमेंट डज नॉट कवर डिजिटल कंपनीज लाइक गूगल। बिल्कुल करता है भाई, उसी के लिए तो ये बनाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग।
सेकंड है द फ्रेमवर्क प्रपोजेज ए मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स, अभी बताया मैंने क्या, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, क्या है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा अप्रोक्स 15%। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया डी, क्योंकि क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो करेक्ट तो इनमें एक भी नहीं है, ठीक है। और इंडिया ने भी अब इसको ज्वाइन किया, G20 के OECD फ्रेमवर्क को इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो इंडिया जो है ना G20 कंट्रीज का तो पार्ट है, लेकिन OECD कंट्रीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो OECD है ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और मेनली इसमें जो भी हाई इनकम कंट्रीज हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये OECD G20 का एक इंक्लूसिव जो फ्रेमवर्क था वो कब किया गया था, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क G20 और OECD का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क था, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ये कब साइन किया गया था, 2016 में साइन किया था, और इंडिया ने भी इसको क्या किया था, इंडिया ने भी इसको साइन किया था। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके मतलब ये जो ये साइन किया है इसमें अप्रोक्स 136 कंट्रीज ने ये टैक्स फ्रेमवर्क को साइन कर दिया है, मतलब कंपनीज को वो करने के लिए, क्या करने के लिए, उन पे टैक्स लगाने के लिए। और याद रखना जब भी ये टैक्स लगेगा तो वर्ल्ड में ओवरऑल $150 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करेंगी गवर्नमेंट्स। कितना, सारी गवर्नमेंट मिलके $150 बिलियन का जो टैक्स रिवेन्यू है वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज से ये जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्रिएट करेंगी, लेंगी, ठीक है, इतना उनको फायदा होने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्या 95, आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो कोई भी बजट होता है, बजट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो रिवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। रिवेन्यू बजट में दो चीज़ आती हैं, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनमें नीचे आ जाता है कि टैक्स, नॉन टैक्स, प्लान, नॉन प्लान, प्लान, नॉन प्लान, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो बजट में आ जाता है रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, मतलब जो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया जाता है और जो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया जाता है। और जो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया जाता है वो आता भी है और हम लगाते भी हैं, इसमें भी आता भी है कैपिटल में और हम लगाते भी हैं, तो वो चीज़ है। तो इसमें बोला क्या कि हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है, ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम बार बार करते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्कुल हम इंटरेस्ट पेमेंट किसी की देनी है तो बार बार करते हैं। डिफेंस सर्विसेज में बजट हर बार जाता है, सब्सिडीज हर बार देनी पड़ती हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, देखो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। मेनली ये किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, मेनली किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, मतलब फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स उसमें क्रिएट नहीं करती गवर्नमेंट। मेनली नॉर्मल जो रूटीन फंक्शंस हैं उसको करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेनली सब्सिडीज होगी, पेंशन होगी, सैलरी होगी, ये भी सारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। क्या, पेंशन, सैलरीज, ये सारी चीज़ भी इसी में आती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। राकेश लिव्स इन ए विलेज वेयर द ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर। देखो राकेश एक गांव में रहता है जहाँ का केवल और केवल वो क्या करता है, खेती करता है। ही वर्क्स प्रोडक्टिवली फॉर 5 महीने तो वो काम करता है खेतों में, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में उसके पास कोई काम नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब देखो इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमी में पहले तो काम था लेकिन कुछ सीजन में काम था, कुछ सीजन में काम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जब बहुत सारे सेक्टर्स को दिया जाता है, इकोनॉमी में ग्रांट किया जाता है, उसको कौन देता है, तो उसको कौन देता है, उसको देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। रिसेंटली एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेक्टर्स को दिया गया था। किसको, एग्जीबिशंस और जो कन्वेंशन सेक्टर्स हैं उनको, सेंटर्स हैं उनको दिया गया था। मेनली फ़ायदा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस किसी को देने का फ़ायदा क्या है। देखो एक तो याद रखना वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में,
ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स ले सकते हैं। जो भी इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स है ना, इंश्योरेंस कंपनीज या पेंशन फंड्स हैं, वो वहाँ से लॉन्ग टर्म फंड्स ले सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स ले सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा IIFCL से भी ये बोरो कर सकते हैं। IIFCL क्या होती है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, वहाँ से भी ये पैसा बोरो कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का किसी इंडस्ट्री को यही फायदा होता है कि वो बोरो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होते हैं उनसे कर सकते हैं, और IIFCL से भी बोरो करने की वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हमें बताना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बिल्कुल किया जाता है प्रमोट। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये भी प्रमोट किया जाता है। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी की जाती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो सारे किए जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में हमें बताना है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फर्स्ट है, इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट का अप्रोक्स 1/3 जो होता है वो हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल। सेकंड है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का तो है, लेकिन स्पाइसेस सारे आप नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड में सारे स्पाइसेस का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। 1/3 वैल्यू जो है ना वो है, लेकिन और 6% ऑफ GDP, ठीक है, 1/3 वैल्यू और 6% ऑफ GDP जो है वो क्या है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हमें मिलती है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, और सब स्पाइसेस में नहीं है। और याद रखना जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो क्या है, MSP के अंडर नहीं आती हैं, ठीक है, MSP के अंडर उनको नहीं किया जाता है। उनके लिए एक अलग स्कीम है, वो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी कभी इनके लिए अनाउंस करती है MSP, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, अपने लेवल पे मान लो MSP उनके लिए अनाउंस करती है जब उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं मार्केट में। जब उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं मार्केट में, तब स्टेट गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है इनके लिए वो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के थ्रू, ठीक है। और जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के थ्रू, इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। कौन सा इसका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो ये हो गया हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो गया A। तो इस तरह से आज हमारे टोटल जो आज के 50 क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं सबकी फ़ोन लो और उससे सब्सक्राइब करो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।